بالعهد إن العهد كان مسؤولا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में। पहले तो क्विक रिकैप करते कि हमने IFRS 15 में क्या बातें कवर की और फिर हम आज के एजेंडा को आगे लेकर चलते हैं। सर सबसे पहले आपने ये बात बताई कि IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात करता है। सबसे पहले आपने ये बात कही कि IFRS 15 रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात करता है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, स्टेप 4 allocate the transaction price to each performance obligation, and step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied. इन 5 स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा, इन 5 स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा और अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट के तहत अराइज होने वाले रेवेन्यू को मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूंगा। पहले हमने इन 5 स्टेप्स का एक ओवरव्यू लिया था और एक इस पे एक जनरल क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने 5 स्टेप्स को अप्लाई करके देखा था। फिर मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे, एक एक स्टेप के ऊपर मल्टीपल क्लासेस कंडक्ट हो रही होगी और एक एक स्टेप्स को हम डिटेल में इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। तो लास्ट जो हमने स्टेप 1 की डिस्कशन स्टार्ट की थी सर, स्टेप 1 हमने अपने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, दैट इज आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। इस स्टेप में हमने ये बात की कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज के दरमियान इन्फोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। कोई भी एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज के दरमियान इन्फोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि मैं किस मार्केट में ऑपरेट कर रहा हूँ, जिस जगह में ऑपरेट कर रहा हूँ वहां के नॉर्म्स, वहां के रूल्स, वहां के रेगुलेशंस क्या हैं। डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट नॉर्म्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। IFRS 15 ये कहता है कि मेरे तहत कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम उसमें ये 5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। IFRS 15 की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट में ये 5 एट्रीब्यूट्स हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नंबर 1, पार्टीज हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटेड टू परफॉर्म। पार्टीज की अप्रूवल और पार्टीज की कमिटमेंट टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, parties right to goods and services are identified. Each party's right to goods and services are identified. कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को क्या गुड्स एंड सर्विसेज मिलने हैं ये आइडेंटिफाइड हो। नंबर 3, पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड। पेमेंट टर्म्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी आइडेंटिफाइड। पेमेंट टर्म्स एस्टैब्लिश्ड हो, पेमेंट का अमाउंट असर्टेनेबल हो। नंबर 4, द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कमर्शियल सब्सटेंस हो। एंड नंबर 5, इट इज प्रोबेबल दैट कंसिडरेशन विल बी रिकवर्ड, कंसिडरेशन विल बी रिसीव। हमें ये मालूम है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन हमें रिकवर हो जाएगी। ये 5 बातें हैं तो एक एग्रीमेंट आपका IFRS 15 के तहत कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। अगर 5 बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मीट होती है तो इसका मतलब है कि स्टेप 1 पूरा हुआ, आप स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 की तरफ देखोगे। व्हाट इफ कि हमारे पास इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ही मिस हो जाए, कोई हमारे पास इन 5 में से एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ही मिसिंग हो जाए, तो उस केस में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वाली हेडिंग देखोगे। If a contract does not meet any of the above condition, अगर आपके पास इन 5 में से कोई एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिस हो तो फिर आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे। फिर आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्डेड जब इन दोनों में से कोई एक बात हो। नंबर 1, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव हो जाए और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव हो जाए और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो। ये 3 बातें पूरी होंगी तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए, कंसिडरेशन रिसीव हो जाए और वो कंसिडरेशन नॉन रिफंडेबल हो, या ये 3 बातें पूरी होंगी तो आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। तो इन दोनों में से कोई एक बात भी पहले पूरी हो जाएगी, उस बेसिस पे आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दोगे। अच्छा ये बात सुनिएगा, नो कॉन्ट्रैक्ट if each party to the contract has a unilateral enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party, no contract exists under IFRS 15. If each party to the contract has a unilateral enforceable right to terminate a wholly unperformed contract without compensating the other party or parties, no contract under
exist under IFRS 15। देखें ये थोड़ी अहम बात है, थोड़ी अजीब सी बात है। कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में हर पार्टी के पास ये राइट हो, हर पार्टी के पास, सारी की सारी पार्टीज के पास ये राइट हो कि वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर। वो होली अनपरफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट कंपनसेटिंग द अदर। तो इसका मतलब है कि अभी IFRS 15 का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आज जो आप ये FFR की सेकंड क्लास अटेंड कर रहे हो, आज जो मैं FFR की सेकंड क्लास अटेंड कर रहे हैं, सर हमारे दरमियान एक अरेंजमेंट तय होने लगा है, लेकिन क्या आज की तारीख में मैं आपसे पूछूं तो हमारे दरमियान कोई IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? सर अभी चल रही है डेमो क्लासेस, मेरे ख्याल में किसी ने भी अभी एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं किया होगा, मेरे ख्याल में किसी ने भी एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं किया होगा, अपनी फी वगैरह पे नहीं की होगी। तो एक तरफ स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने अभी कोई एडमिशन फॉर्म सबमिट नहीं किया, कोई फी वगैरह जो है ना क्या कहते हैं पे नहीं की। दूसरी तरफ मैं बैठा हुआ हूं जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहते हैं ऑफर तो दिए, लेकिन अभी तक सामने से एक्सेप्टेंस नहीं हुई। लेट्स से कि इस स्टेज पे हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहें तो क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं? यस सर, अगर आप अगले नेक्स्ट क्लास से अटेंड करना छोड़ दो तो आप मुझे कंपनसेट नहीं करोगे नेक्स्ट क्लास से। लेट्स से कि आप समझते हो कि भाई मैं क्लासेस नहीं ले रहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता हूँ। आप क्लासेस नहीं ले रहे होंगे और आप मुझे इसके लिए कोई कंपनसेशन भी पे नहीं करोगे। लेट्स से कि कल से मेरा भी दिल नहीं करता कि यार मुझे नहीं पढ़ाना ये बैच या मुझे नहीं कंटिन्यू करना ये बैच और मैं भी क्लासेस डिसकंटिन्यू कर देता हूँ, तो मैं भी कोई कंपनसेशन पे नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपसे ना कोई अभी तक फॉर्म फिल करवाया ना अभी तक आपसे कोई पैसे लिए। तो इसका मतलब है कि आज की तारीख में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में देखें ना, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम दोनों ही ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी। यानी कि आज की तारीख में हमारे दरमियान IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर मैंने कंटिन्यूसली क्लासेस ले ली 2-3 हफ्ते तक, या मेरे पास कुछ लोगों ने एडमिशन फॉर्म जमा करवा दी, कुछ लोगों ने फीस पे कर दी, इसका मतलब है कि अब हम दोनों बाइंड होते जाएंगे, अब हम दोनों बाउंड होते जाएंगे। किस तरह? सर अब मैं आगे जाकर एक दफा आपसे फी कलेक्ट कर लूं, आपसे एडमिशन फॉर्म फिल करवा लूं, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता लीगली भी और मोरली भी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता हूं तो मुझे क्या कहते हैं रेपुटेशनल डैमेजेस भी आ रहे होंगे और मेरे खिलाफ लीगल कंसिक्वेंसेस भी लिए जा सकते हैं। सर व्हाट इफ क्या आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, आगे से आप क्लासेस कंटिन्यू नहीं करते, या आप कुछ अरसा क्लासेस लेके गायब हो जाते हो, पूरी फीस पे नहीं करते, तो अब आपके पास तो टर्मिनेशन का राइट है, स्टूडेंट के पास तो टर्मिनेशन का राइट है। देखें यहां बात ये हो रही है कि हर पार्टी के पास ये राइट हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके विदाउट कंपनसेटिंग द अदर पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक पार्टी के पास ये राइट हो, किसी एक पार्टी के पास ये राइट ना हो। अगर लेट्स से कि क्लासेस हमारी कंटिन्यू होती है और आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, आप कुछ पार्शियल फी जमा करवा देते हो, लेकिन आगे जाके आप क्लासेस डिसकंटिन्यू कर देते हो, या आगे जाकर आप रिमेनिंग फी नहीं पे करते हो, क्लासेस डिसकंटिन्यू कर देते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हो, तो शायद मैं आपसे कोई कंपनसेशन रिकम्बर्स नहीं करवा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपके पास तो ये राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो, तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द आंसर इज नो। रीजन बीइंग कि तुम तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो विदाउट कंपनसेटिंग द IQ, विदाउट कंपनसेटिंग द मुर्तजा, लेकिन मैं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता, मैं आपका अपना ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता। इस वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जा रहा होगा। बताने ये चाह रहा हूं कि हर पार्टी के पास अगर राइट है टू टर्मिनेट द होल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंपनसेटिंग द अदर, देयर इज नो IFRS 15 कॉन्ट्रैक्ट। कुछ पार्टी के पास ये राइट हो, कुछ पार्टी के पास ये राइट ना हो, तो अभी ये IFRS 15 का कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट समझा। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बात की? सर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में आपने ये बात की कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में या प्राइस में या दोनों ही चीजों में, एक कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में या प्राइस में या दोनों ही चीजों में अगर कोई चेंजेस है, कोई इंक्रीज, कोई डिक्रीज, कोई मॉडिफिकेशन, और ये मॉडिफिकेशन अप्रूव बाय द पार्टीज हो, तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज ऐड कर दे, लेस कर दे, मॉडिफाई कर दे, प्राइस को इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, चेंज कर दे, या ये दोनों ही बातें एक साथ हो और पार्टीज की अप्रूवल हो, तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपका ट्रिगर होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, उसके लिए हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी समरी डायग्राम देखी थी। हमने इस डायग्राम को फॉलो करना है और हर तरह की मॉडिफिकेशन आपकी यहीं पे अकाउंट फॉर हो जाएगी। सर सबसे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एरिया है तो आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हो रहे हैं
और ये एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंट होता है? अगर जवाब है यस, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन मीट करता है। डिस्टिंक्ट के लिए उसमें हम आज की क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर आप अपने आप से दूसरा सवाल पूछेंगे, लेट्स से आंसर आता है यस। फिर आप अपने आप से दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल कंसीडरेशन है? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई कंसीडरेशन ऐड हो रही है और ये एडेड कंसीडरेशन इन एडेड गुड्स एंड सर्विसेज की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल कंसीडरेशन है और ये एडिशनल कंसीडरेशन इन एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस या स्टैंडर्ड प्राइस को रिप्रेजेंट करती है? अगर जवाब आ जाए यस, तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करना है। इसे अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्स नहीं करना, उसके साथ इसकी खिचड़ी नहीं बनानी, इसे हम एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। सर व्हाट इफ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट तो हो लेकिन उनकी कंसीडरेशन मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट ना करे, तो फिर आप डायग्राम के हिस्से में आ जाओगे। डायग्राम के हिस्से में क्या था? टर्मिनेट दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पुराने कॉन्ट्रैक्ट को वहीं तक रोक दो और नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करो। किस तरीके से? सर, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो कंपोनेंट जो रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो पोर्शन जो अब तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला नया एडिशनल रेवेन्यू, प्लस मॉडिफिकेशन के नतीजे में मिलने वाला नया एडिशनल रेवेन्यू। सर, इन दोनों के टोटल को आप अपनी रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट करोगे। इन दोनों के टोटल को आप अपनी रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे अलोकेट करोगे। ये हमारा ये वाला एरिया कवर होगा। सर, व्हाट इफ की मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही ना हो, सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज को मॉडिफाई कर दिया जाए, कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही ना हो, तो सर उस केस में क्या होगा? हम अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, जिसे हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का नाम दे रहे होंगे। हम अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, जिसे हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का नाम देंगे। तो इस डायग्राम को देखो, फिर एक सवाल हमने लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क रखा था, उसे हम सॉल्व करने पहले इस डायग्राम को थोड़ा खुद से रीड करें। सर, एक सवाल देख लेते हैं हम अपने IFRS 15 के हैंडआउट का, क्वेश्चन नंबर 4। आपकी IFRS की 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 5 है। ये हमने रीड किया था। आई होप कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी, अदरवाइज हम आज की क्लास में इसको सॉल्व करते हैं। मैं दोबारा से एक दफे से रीड कर लेता हूँ। On 1st January 2018, entity promises to sell 120 product to a customer for rupees 12,000, that is rupees 100 per product. The product are transferred to the customer over a 6-month period. कह रहा है 1 जनवरी 2018 पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 120 प्रोडक्ट सेल करने का, 12,000 रुपए की टोटल प्राइस रखी, यानी कि 100 रुपए पर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट 6 महीने के अरसे में प्रोवाइड किए जाएंगे। The entity transfer control of the each product at a point in time on 31 मार्च 2018, यानी कि 3 महीने के बाद। After the entity has transferred control of 60 product, 120 में से 60 प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिए। The contract is modified to require delivery of an additional 30 प्रोडक्ट। कह रहा है 3 महीने के बाद जब 50% कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओरिजिनल पूरा हो गया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया और इसमें 30 यूनिट या 30 प्रोडक्ट मजीद ऐड कर दिए, यानी कि टोटल 150 प्रोडक्ट हो गए। The additional 30 प्रोडक्ट were not included in the initial contract। और कह रहा है ये जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट की हमने बात की है, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था। बहरहाल, केस 1, additional product for a price that reflect the standalone selling price। कहता है the price for the additional 30 product is an additional 2850 or rupees 95 per product। The pricing for the additional product reflect the standalone selling price of the product at the time of contract modification and the additional product are distinct from the original contract। कह रहा है केस 1 में जो 30 प्रोडक्ट एडिशनल दिए गए उसकी प्राइस चार्ज की गई 2850, यानी कि 95 रुपए पर प्रोडक्ट। ये स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को भी रिफ्लेक्ट कर रही है, ये स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को भी रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट भी हैं, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है। तो पहला वाला केस तो बड़ा सिंपल सा था, एडिशनल गुड्स स्टैंडअलोन, एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है और स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे तो हमने कंक्लूड किया था कि ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत पर अकाउंट फॉर होगा। केस बी थोड़ा सा ट्रिकी था। केस बी में क्या सर? The price for additional 30 product is the additional 2400 rupees city per product. The pricing for the additional product does not reflect the standalone selling price of the product at the time of the contract modification and the additional product are distinct from the original contract। कह रहा है जो 30 नए प्रोडक्ट है ना, उसकी प्राइस होगी 2400 यानी कि 80 पर प्रोडक्ट। फिर इसने कहा कि ये जो प्राइस है ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, एक बात, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये डिस्टिंक्ट तो है। ठीक है सर,
तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, सिर्फ पहले वाले पैरा को पढ़कर मैं अगर कंक्लूड करूं तो मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा सर? मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा कि एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट तो है, एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन उनकी कंसीडरेशन मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो मुझे डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाना पड़ेगा, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया सर? इसको देख लेते हैं। फिर कहता है however the customer discovered that the initial 60 product transferred to the customer contain minor defects. The entity promises a partial credit of rupees 15 per product to compensate the customer for the poor quality of the product. The entity and the customer agreed to incorporate the credit of rupees 900 into the price of the entity's charges for the additional 30 product. Consequently, the contract modification specifies that the price of the additional 30 product is rupees 1500 or 50. That price comprise the agreed upon price for the 30 product rupees 2400, ये वाली माइनस द क्रेडिट ऑफ 900। अब यहाँ इन्होंने एक अजीब सा काम किया। यहाँ कह रहे हैं कि जो शुरू में हमने 60 कंप्यूटर्स डिलीवर 60 प्रोडक्ट डिलीवर किए थे ना, उसमें कोई माइनर डिफेक्ट निकल आया। तो हमने एंटिटी को कहा कि यार वो पुराने वाले 60 प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकल आया है, तो हम आपको एक काम करते हैं 15-15 रुपए के हिसाब से क्रेडिट या 15-15 रुपए के हिसाब से आपको रिम्बर्समेंट कर देंगे। लेकिन हमने क्लाइंट से कहा कि हम आपको 15 रुपए की रिम्बर्समेंट कैश की फॉर्म में नहीं करेंगे, जो आपने हमारे पास नए 30 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है ना, जो आपने हमारे पास 30 नए प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया ना, उसी की प्राइस में हम 900 रुपए की क्रेडिट एडजस्टमेंट, 900 रुपए की कंपनसेशन एडजस्टमेंट दे देंगे। तो हमारी 30 प्रोडक्ट की प्राइस एग्री हुई थी 900, लेकिन 2400 में हमने 900 की दोबारा से एडजस्टमेंट ली, तो हमारी प्राइस और मजीद कम होकर 1500 हो गई, यानी कि पर प्रोडक्ट 50 रुपए आ रही है। हाउ शैल द एंटिटी अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन अंडर IFRS 15? तो जल्दी से एक दफा इस सवाल को रीड करें, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूं। चलिए सर यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सर तो हमारे पास IFRS 15 के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 4 और बेसिकली आपके ये IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 5 है। IFRS 15 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 5 है। सो सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी 2018 पे, 120 यूनिट्स की बात हुई थी, और 120 यूनिट्स के अगेंस्ट 120 यूनिट्स की बात हुई थी, और 120 यूनिट्स के अगेंस्ट 12000 की प्राइस थी, यानी कि 100 रुपए पर प्रोडक्ट, और 6 महीने के अरसे में ये जो है ना यूनिट्स डिलीवर करने थे। तो अगर मैं पहले बेसिक फैक्ट लिखूं यहाँ पे, तो हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में 120 प्रोडक्ट थे, सही है। ट्रांजेक्शन प्राइस इन टोटल 12000 की थी, या मैं कह सकता हूं कि और 100 रुपए पर प्रोडक्ट थी, या 100 रुपए पर प्रोडक्ट थी, ठीक है। 6 महीने के अरसे में गुड्स डिलीवर हो रहे थे, 6 महीने के अरसे में गुड्स डिलीवर हो रहे थे। तो 31 मार्च 2018 तक, 31 मार्च 2018 तक रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हो गया होगा? 31 मार्च 2018 तक सर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया होगा। हमने 60 यूनिट्स डिलीवर कर दी और 100 रुपए पर प्रोडक्ट रेवेन्यू है, 60 प्रोडक्ट डिलीवर कर दी और 100 रुपए पर प्रोडक्ट रेवेन्यू है। तो हमने 12000 में से 6000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा। एंट्री क्या बनी होगी सर? एंट्री बनी होगी या तो कैश डेबिट हुआ होगा, या रिसीवेबल डेबिट हुआ होगा, या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हुआ होगा। अगेन कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या चीज है, मैंने आज अब तक की तारीख में इसकी कोई जिक्र नहीं किया। आने वाली 2-3 क्लासेस में आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इन सारी चीजों की बाइफरकेशन बताऊंगा, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आया। एक लेवल आएगा आपका 3 या 4 क्लासेस के बाद ही, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, इन सारी चीजों को आपका डिफरेंस समझाया जा रहा होगा, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है। तो मैं आपकी तसल्ली के लिए सारी चीजें लिख देता हूं, कैश, रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, डेबिट, और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया होगा 6000। ये काम तो हमने शुरू के 3 महीने में कर लिया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है कि 31 मार्च 2018 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ मॉडिफाई, 31 मार्च 2018 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ मॉडिफाई, और मॉडिफिकेशन में 30 एडिशनल प्रोडक्ट ऐड कर दिए गए। अब मैं केस 1 की बात करता हूं, केस 1, केस ए। केस ए की मॉडिफिकेशन में वो क्या कह रहा है सर? केस ए की मॉडिफिकेशन में वो कह रहा है कि हमें 30 एडिशनल प्रोडक्ट ऐड करनी है, हमें 30 एडिशनल प्रोडक्ट ऐड करनी है,
एक चीज। दूसरा ये कि इनके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन है, इनके अगेंस्ट जो कंसिडरेशन है वो कितनी है सर? इनके अगेंस्ट जो एडिशनल कंसिडरेशन है वो है 2850 की, वो है 2850 की। ठीक है। अब मॉडिफिकेशन को किस तरह अकाउंट फॉर करना है? मॉडिफिकेशन को किस तरह अकाउंट फॉर करना है सर? मैंने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करता है? जवाब आता है यस, जवाब आता है यस, ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये बात हमें सवाल में इन्होंने खुद ही बता दी थी। क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो एडिशनल कंसिडरेशन है वो इन एडिशनल कंसिडरेशन की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो एडिशनल कंसिडरेशन है वो एडिशनल कंसिडरेशन इन एडिशनल यूनिट्स की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है? जवाब आता है यस, ये भी स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है। ये बात सवाल में गिवन है। दोनों सवालों का जवाब यस आया, दोनों सवालों का जवाब यस आया। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को हम एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करेंगे, अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ इसको मिक्स नहीं करेंगे, जैसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर किया जाएगा। सिंपल। यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे सर? यहां पे हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा 30 प्रोडक्ट, हमारे पास ट्रांजिशन प्राइस होगी 2850 इन टोटल, 2850 इन टोटल, या फिर ₹95 पर प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे गुड्स डिलीवर होंगे, अगर इसमें से गुड्स डिलीवर होते हैं, क्योंकि यहाँ भी 60 प्रोडक्ट रह गए थे, यहाँ 120 की बात हुई थी, 60 प्रोडक्ट डिलीवर हुए थे, तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूं अपॉन डिलीवरी ऑफ 60 प्रोडक्ट। यहाँ पे जब 60 प्रोडक्ट डिलीवर हो गए थे तो हमने ये एंट्री बनाई थी, जब मजीद 60 होंगे तो मजीद रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। इसमें से जब 30 डिलीवर होंगे तो मजीद इसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। तो ये भी मैंने सिर्फ केस ए देखा है, पहले इसको कॉपी कर लें, फिर इसके बाद मैं रब कर दूंगा और उसके बाद हम केस 2 सॉल्व करेंगे। पहले इस एरिया को आप सुकून से पहले कॉपी कर लेते, फिर हम केस बी की तरफ आते हैं। अब देखें सर, केस 2 में वो क्या कह रहा है? केस 2 में वो क्या कह रहा है कि जो है ना एडिशनल 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट तो है, एडिशनल 30 यूनिट्स डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो प्राइस चार्ज की जा रही है 2400 रुपए की, यानी कि 80 पर यूनिट। अभी 2400 रुपए की प्राइस 80 पर यूनिट मार्केट कंसिडरेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये एक बात की इन्होंने। फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो हमें ओरिजिनल 60 प्रोडक्ट दिए गए थे उसमें कुछ माइनर डिफॉल्ट था, माइनर डिफॉल्ट की वजह से उसमें 15 रुपए पर प्रोडक्ट का कंपनसेशन दिया जाएगा, और वो कंपनसेशन ओरिजिनल और वो कंपनसेशन जो नया ऑर्डर मिला है उसी की प्राइस में एडजस्ट किया जाएगा। तो अपेरेंटली तो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक ही मॉडिफिकेशन है, अपेरेंटली अब ये को नजर आ रहा है कि एक ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करो या इसको ब्रेक करो ना, तो ये एक मॉडिफिकेशन में इटसेल्फ दो तरह की डिफरेंट मॉडिफिकेशन टेस्ट की गई। ये एक मॉडिफिकेशन में इटसेल्फ दो तरह की डिफरेंट मॉडिफिकेशन टेस्ट की गई, बस उसको देखने की जरूरत थी। हमें लग रहा है कि शायद एक मॉडिफिकेशन हुई है कि एडिशनल 30 प्रोडक्ट भी और ओरिजिनल वाले पे कंपनसेशन है, लेकिन दो मॉडिफिकेशन है ना सर, दो मॉडिफिकेशन किया। एक मैं कह रहा हूं एडिशनल 30 प्रोडक्ट एट ₹80 पर प्रोडक्ट, एक हमने कहा कि एडिशनल 30 प्रोडक्ट दिए जाएंगे 80 रुपए की प्राइस पे, ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। और दूसरा कंपनसेशन ऑफ ₹15 पर प्रोडक्ट ऑन इनिशियल 60 डिलीवरीज, ऑन इनिशियल 60 डिलीवरीज, ये एक अलग बात है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को अपने बेवकूफ बनाने के दोनों को एक साथ अरेंज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में हमने कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए ये कह दिया कि भाई उसका डिस्काउंट भी इसमें दे दूंगा, ये सारी बातें तो कस्टमर के साथ है ना, हमें तो मालूम है कि इटसेल्फ ये तो अलग अलग बात है। हम एक तो 30 यूनिट्स एडिशनल दे रहे हैं 80 की प्राइस पे, ये एक अलग बात है। हम ओरिजिनल 60 पे 15% का डिस्काउंट, 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, ये एक अलग चीज है। तो दोनों को मैंने अलग अलग अकाउंट फॉर करना है। अब यहाँ पे अपने आपसे सवाल पूछे कि क्या ये 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या ये 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? आपको जवाब मिलेगा यस, हाँ ये 30 प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा सवाल पूछे क्या 80 रुपए की प्राइस, क्या जो आपसे प्राइस चार्ज की जा रही है 80 रुपए पर प्रोडक्ट, ये स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है? ये स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है? आपको जवाब मिलेगा नो, आपको जवाब मिलेगा नो। ये वाले सवाल का जवाब मिलेगा यस। अगर मैं इसको पूछूं कि ये स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस है तो जवाब मिलेगा नो।
तो पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, पहले सवाल का जवाब यस, दूसरे सवाल का जवाब नो। तो मैंने क्या करना है सर, मैंने क्या करना है, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ये काम कैसे होगा सर, ये काम होगा रेवेन्यू ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस का कितना पोर्शन है, या ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का कितना पोर्शन ऐसा है जो अब तक रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। सर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की 12,000 की ट्रांजिशन प्राइस थी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की 12,000 की ट्रांजिशन प्राइस थी, 12,000 में से 6,000 रिकॉर्ड हो गया था, 12,000 में से 6,000 रिकॉर्ड हो गया था, तो 12,000 माइनस 6,000 कितना रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ अभी भी सर, 6,000 अभी भी रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, 6,000 अभी भी रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुआ, प्लस ट्रांजिशन प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, प्लस ट्रांजिशन प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में एडिशनल कितनी ट्रांजिशन प्राइस की बात हुई है सर, 30 यूनिट्स 80 के हिसाब से बात हुई है, तो 2400, 30 यूनिट्स 80 के हिसाब से बात हुई तो कितना, 2400, 24। तो हमारे पास टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा 6,000 प्लस 2400 8,400। अब हो सकता है कि आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं सर 80 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे, तो वो जो 50 रुपए मिलेंगे वो 900 की एडजस्टमेंट लेने के बाद है, वो 900 की एडजस्टमेंट या 900 की रिबेट एडजस्टमेंट लेने के बाद है, तो उसको तो मैंने बिल्कुल अलग ही कर दिया ना, उसका तो मैं बिल्कुल अलग ही कर रहा हूँ, उसके साथ उलझाने की जरूरत ही नहीं है। 30 कंप्यूटर को 30 प्रोडक्ट के अगर सबको 80 के हिसाब से 2400 मिलने वाला है, और रिमेनिंग जो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट का था वो 6,000 था, तो अब ये रह गया। अब मैं क्या करूंगा सर, हमारी रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या सर, रिमेनिंग और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, ओरिजिनल 120 प्रोडक्ट डिलीवर करने थे, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में 120 प्रोडक्ट डिलीवर करने थे, 60 डिलीवर हो चुके हैं, 60 डिलीवर हो चुके हैं, तो कितने रह गए, कितने रह गए सर, 60 रह गए, इस वाले में से 60 रह गए, प्लस मॉडिफिकेशन में नए कितने डिलीवर करने 30, प्लस मॉडिफिकेशन में नए कितने डिलीवर करने 30, यानी कि जो रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो कितना है सर, वो है 90 प्रोडक्ट, वो है 90 प्रोडक्ट सर। तो हमारे पास पर प्रोडक्ट ट्रांजिशन प्राइस आ जाएगी, ट्रांजिशन प्राइस पर प्रोडक्ट आ जाएगी 8,400 डिवाइडेड बाय 90, सर ये आ गया हमारे पास 93.33। अब होगा क्या कि जब एडिशनल यूनिट्स, ये 60 वाले के बाद जब भी कोई 1 2 3 4 करके 150 तक यूनिट्स डिलीवर किए जाएंगे, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट 93.33 का रेवेन्यू, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 93.33 के हिसाब से होता जाएगा। बेसिकली हो ये रहा है कि पुराना प्रोडक्ट 100 का चल रहा था, नया आपने सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे दिया, तो आपने दोनों के इंपैक्ट को मर्ज कर दिया और आपने 93 की प्राइस कैलकुलेट कर। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जहां पे हम कंपनसेशन दे रहे हैं ओरिजिनल 60 डिलीवरीज पे, जो मैंने ओरिजिनल 60 डिलीवरीज की थी जिसमें माइनर डिफेक्ट आया, तो हमने कस्टमर को कहा कि आपको 15 रुपए के हिसाब से कंपनसेशन देंगे। क्या ये मॉडिफिकेशन है? यस सर, प्राइस में चेंज आ रहा है, यस सर प्राइस में चेंज आ रहा है, मॉडिफिकेशन है। अपने आप से सवाल पूछो, क्या इस मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्या इस मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? जवाब आएगा नो, जवाब आएगा नो। क्यों? क्योंकि कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है, कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं है। हम तो 100 रुपए की प्राइस को 100 से कम करके 85 कर रहे हैं, 15 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दे रहे। तो हमारे पास अगर मैं पहले ही सवाल तुमसे पूछूं कि एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज वाला, तो पहले सवाल का जवाब नो आ जाएगा, पहले सवाल का जवाब नो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको कैचअप एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब देखिए कैचअप एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि सर हमने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ एडजस्टमेंट करनी। कैसे कैसे सर? यहां देखें, रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू ऑलरेडी आप कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हो सर? ऑलरेडी आप ये 6,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हो, ऑलरेडी आप 6,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके हो। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड,
कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। सर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था? सर यहाँ देखें 60 डिलीवरीज की है 100 रुपए के हिसाब से, 60 डिलीवरी की थी 100 रुपए के हिसाब से, तो 6000 रुपए का तो रेवेन्यू ये बन रहा था। लेकिन 900 रुपए का रिबेट देना है, लेकिन 900 रुपए का रिबेट देना है कैसा है? 60 डिलीवरीज पे 15-15 रुपए के हिसाब से रिबेट देना है, तो इतने का रिबेट देना, तो नेट रेवेन्यू इतना रिकॉर्ड होना चाहिए था, नेट रेवेन्यू इतना रिकॉर्ड होना चाहिए था। ये मेरे ख्याल में बनेगा 5100। तो 6000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था, 5100 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था, 6000 का रिकॉर्ड हो गया। तो कितना एक्सेस रिकॉर्ड हुआ है? सर एक्सेस रिकॉर्डेड कितना है? रेवेन्यू एक्सेस रिकॉर्डेड 900। सिंपल आपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट करनी है, सिंपल आपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट करनी है, रेवेन्यू को हम रिवर्स कर देंगे। एंट्री क्या बना देंगे? सर रेवेन्यू पीएनएल में डेबिट 900, कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल या कैश जो भी हो, कैश तो खैर नहीं होगा, लेकिन मैंने सब कुछ लिख दिया क्योंकि सवाल में पेमेंट टर्म्स के हवाले से कोई बात नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिसीवेबल या कैश क्रेडिट 900। तो ये हमारा सवाल कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का कंप्लीट हुआ। आई होप कि सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एक्सप्लेन कर सका हूं। सुकून से पहले इसके सॉल्यूशन को कॉपी करें, फिर कोई चीज ना समझ आए तो मुझे पूछिएगा, अदरवाइज फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं, सेम इसी तरह का या इसी लाइन पे सवाल है, लेकिन एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। मैं रीड करता हूं आपके सामने और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। कहता है बॉल पीसी, a computer manufacturer entered into a contract with Forward University to deliver 300 computers for a total price of 6 lakh, that is rupees 2000 per computer। कहते हैं कंपनी है बॉल पीसी, मैन्युफैक्चरर है पीसीस का, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके तहत उसे 60 पीसीस सप्लाई करने 6 लाख की प्राइस पे, यानी कि 2,02,000 रुपए पर पीसी। ड्यू टू नेसेसरी प्रिपरेशन वर्क, Forward University agreed to deliver computers in 3 separate deliveries during the forthcoming 3 months, 100 computers in each delivery. Forward University takes control over the computers at delivery. कह रहे चूंकि इतना बड़ा ऑर्डर है तो हमें 300 सिस्टम्स बनाने में टाइम लगेगा, तो हम हर डिलीवरी में 100 सिस्टम्स बनाएंगे और 3 महीने के टाइम में ये सारे के सारे 300 सिस्टम्स डिलीवर कर देंगे। ठीक है सर। आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी इज मेड, Forward University and the Ball PC amend the contract. Ball PC will supply 200 additional systems, यानी कि 500 टोटल। अब देखें पहले 300 की बात हुई थी 6 लाख की प्राइस में, 100 डिलीवरीज करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया और 200 मजीद ऐड कर दिए, यानी कि अब इन टोटल 500 कर दिए। अब दो केस है, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 में कहता है द प्राइस फॉर एडिशनल 200 PCs वर एग्रीड एट ₹3880 being 1940 per PC. Ball PC provide a volume discount of 3% for additional delivery, which reflect the normal discount provided in similar contract with the other customer. कह रहा है केस वन में हमने जो एडिशनल 200 सिस्टम डिलीवर किए ना, उसके अगेंस्ट हम 3,88,000 चार्ज करेंगे, यानी कि 1940 पर सिस्टम। और अब इसको 3% का डिस्काउंट देना है, ये नॉर्मल डिस्काउंट है जो कि हम जनरली अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। ठीक है। सिनेरियो 2, अभी सिनेरियो 2 सिनेरियो 1 से बिल्कुल अलग है, सिनेरियो 2 सिनेरियो 1 से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। The price for additional 200 systems were agreed at ₹268 being 1340 per system. कह रहा है जो एडिशनल 200 सिस्टम्स है ना, उसकी प्राइस 2,68,000 या 1340 पर पीसी होगा। And the price for additional systems were reduced significantly due to the following. Number 1, Ball PC provided a discount of 30% for additional delivery because it hoped for the future cooperation with the Forward University. As a result, the initial price for additional product was set at ₹1,400 per system. कह रहा है हमने इसको 30% का सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दिया, ये सोच के कि हमारा फ्यूचर में जो है अच्छा बिजनेस लाके देगा, तो हमने 2000 की प्राइस में 30% का डिस्काउंट दिया, तो 1400 की प्राइस तो वैसे ही बन गई थी। 2000 की प्राइस में 30% का डिस्काउंट दिया तो 1400 पर सिस्टम, तो वैसे ही हमने इसको सप्लाई करना था, 30% का हमने इसको डिस्काउंट दिया। फिर कहता है आफ्टर इनिशियल डिलीवरी, फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड दैट माइनर डिफेक्ट ऑन 50 कंप्यूटर्स एज अ रिजल्ट, आफ्टर इनिशियल डिलीवरी यानी कि हमने जो ओरिजिनल 100 डिलीवर कर लिए थे, company discovered minor defect on 50 computers, and as a result Ball PC agreed to provide partial credit of ₹240 per computer. This credit is incorporated in the new agreed price of the additional 200 systems. कह रहे जो ओरिजिनल 100 डिलीवर किए थे ना, उसमें 50 में खराबी आई तो हमने 240 का रिबेट या क्रेडिट देने की बात की, लेकिन हमने क्रेडिट अलग से नहीं दिया बल्कि नए की प्राइस में एडजस्ट कर दिया। कैसे? देखो
1400 मल्टीप्लाई बाय 200, जो एडिशनल 200 थे वो 1400 के देने थे, माइनस जो ओरिजिनल 50 में खराबी है उसमें 240 का रिबेट, तो इसमें से ये माइनस की अमाउंट डिवाइडेड बाय 200 कर दिया तो 1340 के ऊपर प्राइस बन गई, और ये 1340 आपको यहां नजर आ रहा था, ये रहा। ठीक हो गया। इसके बाद कहता है रिक्वायर्ड, हाउ शैल बॉल पीसी अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इन IFRS 15 नोट, कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट वाज मेड आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी एंड एज ऑफ 31 दिसंबर 2001, पहले साल के आखिर तक कंपनी हैड डिलीवर्ड 400 सिस्टम्स, 300 as initially agreed and 100 under the contract modification। कह रहा है हमने साल के आखिर तक 400 सिस्टम डिलीवर कर दिए, 300 वो जो ओरिजिनल बात हुई थी, 100 मॉडिफिकेशन के बाद। तो रिलेटिवली अब सिंपल सा सवाल रह गया क्योंकि आपने जैसा ही सवाल एक ऑलरेडी सॉल्व किया है। सुकून से सवाल को रीड करें, सॉल्व करें, फिर मैं उसे सॉल्व करवाता हूं। 10 मिनट का टाइम है आपके पास। यहाँ देखिए सर, सॉल्व करते हैं सवाल को। बॉल पीसी के नाम से जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का सवाल है, सर पहले तो हमारे पास सवाल में क्लियर कट इन्होंने बताया था कि पहले जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी वो 300 पीसीस थे, वो 300 पीसीस थे। जो ट्रांजैक्शन प्राइस थी वो 6 लाख रुपए थी। 6 लाख रुपए इन टोटल का मतलब है 2,00,000 रुपए पर पीसी, ऐसा ही है। फिर इन्होंने क्या किया था, फिर इन्होंने ये किया था कि पहले महीने के आखिर में 100 सिस्टम डिलीवर कर दिए थे, 100 पीसेस डिलीवर कर दिए थे। तो 100 पीसेस डिलीवर किए होंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा। 100 पीसेस डिलीवर किए होंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड किया होगा। एंट्री बनाई होगी या तो रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट पीएनएल में कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो 2 लाख रुपए का इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा। 2 लाख रुपए का इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा। ये काम तो हो चुका, ये काम तो हो चुका, ठीक है। फिर हमारे पास आया सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, सिनेरियो नंबर 1 में वो कह रहा है कि हमने मजीद 200 यूनिट्स ऐड किए और उनके अगेंस्ट 388,000 या 1940 की प्राइस रखी। अब जाहिर है जो एडिशनल 200 पीसेस हैं, जो एडिशनल 200 पीसेस हैं उनका पुराने 300 पीसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। पुराने 300 पीसेस अलग है, नए 200 पीसेस अलग है। नए 200 पीसेस का पुराने 300 पीसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम इस 200 पीसेस को डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। हम इन 200 एडिशनल पीसेस को डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कह सकते हैं। फिर आम हालत में प्राइस कितनी चार्ज कर रहे थे, 2000 रुपए। आम हालत में प्राइस कितनी चार्ज कर रहे थे, 2000 रुपए। हमने 3% का डिस्काउंट दिया, हमने 3% का सिर्फ डिस्काउंट दिया, 1940 की प्राइस चार्ज की है। तो ये प्राइस आई गेस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के आसपास रिफ्लेक्ट हो रही है। 3% इज नॉट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट, 3% तो बड़ा नॉमिनल डिस्काउंट दिया इन्होंने। यानी कि अगर मैं सिनेरियो 1 की बात करूं, अगर हम सिनेरियो 1 की बात करें तो सर सिनेरियो 1 में जो हमारे पास एडिशनल 200 पीसीज हैं, ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक बात। फिर सर जो ट्रांजैक्शन प्राइस चार्ज की गई, कितनी चार्ज की गई, 388,000 की। ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। जब ये दोनों बातें, जब ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है तो इसको हमने कैसे अकाउंट फॉर करना है सर, इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को हमने अकाउंट फॉर करना है एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन को हमने अकाउंट फॉर करना है एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिक्स ही नहीं करेंगे, जैसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर करेंगे। किस तरीके से सर, साल के आखिर तक इन्होंने बताया, साल के आखिर तक 31 दिसंबर 2001 31 दिसंबर 2001 तक इन्होंने बताया कि इन टोटल 400 सिस्टम डिलीवर हो चुके हैं, 400 पीसेस डिलीवर हो चुके हैं। 300 ओरिजिनल वाले में से, 300 ओरिजिनल वाले में से और 100 एडिशनल वाले में से। तो ये मैंने 100 की एंट्री तो बना दी थी, ये मैंने 100 की एंट्री बना दी थी, इसको मैं मजीद 200 की रिकॉर्ड कर देता हूं। हमारे पास एंट्री बनी होगी रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कैश डेबिट, रेवेन्यू पीएनएल में क्रेडिट। कितना सर, 200 मजीद डिलीवर हुए ओरिजिनल में से। देखें ओरिजिनल 300 थे, 300 में से 100 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया तो 200 रह गया, तो 200 मल्टीप्लाई बाय
2000, ये आ जाएंगे 4 लाख, ये आ जाएगा 4 लाख। फिर मॉडिफिकेशन की वजह से जो मजीद 200 ऐड हुए, इसमें से भी 100 डिलीवर हो गए, तो इसका भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 1940, 100 मल्टीप्लाई 1940 तो आ जाएगा 194,000। ये जो हमारे पास 388 की प्राइस थी, ये पर पीस कितनी बन रही थी 1940 पर पीस। तो सिनेरियो 1 तो काफी सिंपल सा था, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, नहीं किया सॉल्व तो जल्दी से कॉपी करें। तो फिर मैं सिनेरियो बी की तरफ आता हूँ। अभी यहाँ देखिए सर, सिनेरियो 2 में इन्होंने हमसे क्या कहा कि सिनेरियो 2 में एडिशनल 200 सिस्टम्स, लेकिन उसकी प्राइस 1340 पर सिस्टम या 2,68,000। और इस 1340 का भी इन्होंने मजीद ब्रेकअप बताया कि एक तो हम 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 2000 की प्राइस के अंदर 1400 चार्ज कर रहे हैं। और जो ओरिजिनल 100 सिस्टम डिलीवर किए थे उसमें से 50 में खराबी आई है, तो 50 में 240 का रिबेट दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि पार्ट सिनेरियो बी में इटसेल्फ दो तरह की मॉडिफिकेशन है। सिनेरियो बी में इटसेल्फ दो तरह की मॉडिफिकेशन है। तो सिनेरियो 2 को मैं अलग कर देता हूं। एक इसमें होगा एडिशनल 200 पीसीस एट ₹1400 पर पीसी के 200 एडिशनल पीसीस है 1400 की प्राइस पे, 200 एडिशनल पीसीस है 1400 की प्राइस पे। और एक कंपनसेशन ऑफ ₹240 पर पीसी ऑन इनिशियल 50 डिलीवरीज। जो ओरिजिनली हमने 100 डिलीवरीज की थी, उसमें से 50 डिलीवरीज में खराबी आई थी, तो हमें उसमें 240 का रिबेट देना है। 200 का दोनों का आपने सेपरेटली अकाउंट फॉर करना है, दोनों का आपने सेपरेटली अकाउंट फॉर करना है। अब यहां देखिए सर, सबसे पहले इस वाले केस में मैं अपने आप से सवाल पूछूं कि ये जो 200 एडिशनल पीसीज है, क्या ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? जवाब आएगा यस। क्या ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? आंसर इज यस। ठीक है सर, दूसरा सवाल कि ये जो 30% का डिस्काउंट दिया है, जो ट्रांजिशन प्राइस चार्ज की जा रही है कितनी 1400 पर पीसी की, क्या ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है? क्या ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है? जवाब आएगा नो, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है। एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन जो 1400 की प्राइस है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है। तो पहले सवाल का जवाब ये है, दूसरे सवाल का जवाब नो। मैं अपने डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाऊंगा, वहां हमने क्या लिखा है, टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके से ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड। ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी ट्रांजिशन प्राइस थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई? सर 6 लाख की प्राइस थी, 6 लाख की प्राइस थी, 2 लाख रिकॉर्ड हो गई है, 2 लाख रिकॉर्ड हो गई है, तो 4 लाख अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुई, 4 लाख अभी भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो 4 लाख दिखा देता हूं। ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड प्लस ट्रांजिशन प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल प्राइस कितनी आ रही है? सर 200 सिस्टम डिलीवर किए जा रहे हैं 1400 की प्राइस पर, तो ये बनेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 1400, 2,80,000। टोटल कितना हो गया 6,80,000। टोटल कितना हो गया 6,80,000। रिमेनिंग पीसेस कितना है? रिमेनिंग पीसेस कितने हैं? सर रिमेनिंग पीसेस है ओरिजिनल 300 में से 100 डिलीवर हो गए थे, ओरिजिनल 300 में से 100 डिलीवर हो गए थे, तो 200 रहते थे, और मॉडिफिकेशन में 200 मजीद ऐड हुए थे, तो 400। तो पर पीसी कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस आएगी पर पीसी? सर 6,80,000 डिवाइड बाय 400, तो ये आ रहा है 1700 पर पीसी।
अब देखिए ईयर एंड तक इन टोटलिटी 400 डिलीवर हो गए, ईयर एंड तक इन टोटल 400 डिलीवर हो गए। 100 तो पहले डिलीवर हो गए थे, 100 तो पहले डिलीवर हो गए थे, 200 ओरिजिनल में से डिलीवर हुए और 100 मॉडिफिकेशन में से डिलीवर हुए। 200 ओरिजिनल में से डिलीवर हुए और 100 मॉडिफिकेशन में से डिलीवर हुए। तो हमें मजीद रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। कैसे? ओरिजिनल में से 200 मजीद हुए और अमेंडमेंट में से 100 मजीद हुए, मल्टीप्लाई बाय 1700, मल्टीप्लाई बाय 1700। तो ये बनेगा 300 मल्टीप्लाई बाय 1700, 5,10,000, 5,10,000। सही है सर। मैं केस सिनेरियो बी, सिनेरियो 2 में केस बी पे आता हूं, सिनेरियो 2 में केस बी पे आता हूं। यहां हमने कोई नए एडिशनल गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं की है, यहां हमने कोई एडिशनल गुड्स एंड सर्विस की बात नहीं की है। जो ओरिजिनली 100 डिलीवर कर दिए थे उसमें से 50 में खराबी निकली, उसकी प्राइस को थोड़ा कम करें, उसकी प्राइस को थोड़ा कम करें। तो पहली सवाल का जवाब 9 आ जाएगा, पहली सवाल का जवाब 9 आ जाएगा। मुझे यहाँ पे कैचअप एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे सर? यहां देखें, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था सर? 100 सिस्टम्स का 2000 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, माइनस 50 में खराबी आई है और 50 में 240 का डिस्काउंट देगा। मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा मैंने? 100 सिस्टम डिलीवर किए थे 2000 रुपए के हिसाब से, लेकिन 50 में खराबी है तो 50 में 240 का रिबेट, तो इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो ये बनता है 50 into 240, ये बनता है 188,000, ये बनता है 188,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था। रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है सर? रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है 2 लाख, 2 लाख अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया है। तो एक्सेस रेवेन्यू कितना है सर? एक्सेस रेवेन्यू मेरे ख्याल में 12,000। तो बस इसको रिवर्स करना है, रेवेन्यू डेबिट, रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कैश क्रेडिट 12,000। रेवेन्यू डेबिट और रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कैश 12,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो सेम वही सवाल था जो आपने लास्ट आईएफआरएस की एग्जांपल दी, सेम लाइन पे ही सवाल बनाया गया था। वैसे तो आप लोग ने खुद ही सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन हमने जैसे लिखे मैंने इसको सॉल्व भी करवा दिया। नहीं किया सॉल्व तो जल्दी से कॉपी करें, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हमने ये डिटेल में स्टेप 1 देखा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी, कॉन्ट्रैक्ट के एट्रीब्यूट्स कवर किए, कॉन्ट्रैक्ट में अगर एट्रीब्यूट मिस हो तो फिर किस तरह से रेवेन्यू की रिकॉग्निशन होगी, और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा। देखिए ये इत्तेफाकन है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आपके स्टेप 1 में कवर्ड है, अदरवाइज मैं समझता हूँ कि पूरे आईएफआरएस 15 में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे बहुत अच्छे तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे मजीद सवाल करेंगे, लेकिन जब हमारे 5 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे और फिर मैं आपको एक लॉन्ग टर्म कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूँ, तो उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के लॉन्ग टर्म कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के साथ मजीद सवालों को देख रहे होंगे। ठीक है सर। इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स थे। स्टेप 1 identify the contract, step 2 identify the performance obligation, step 3 determine the transaction price, step 4 allocate transaction price to each performance obligation, and step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied। तो मैं अपने सेकंड स्टेप पे आने लगा हूं, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब ये स्टेप थोड़ा थ्योरेटिकल है, यहाँ पे हम इतनी नंबर क्रंचिंग्स वगैरह नहीं कर रहे होंगे, थोड़ी थ्योरेटिकल और थोड़ी एस्टिमेट्स और अजम्पशंस वगैरह को इन्वॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप। रीजन बीइंग कि अगर आपने नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही आइडेंटिफाई गलत कर दी, रीजन बीइंग कि अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को ही गलत आइडेंटिफाई किया तो आपकी एलोकेशन गलत होगी, आपकी एलोकेशन गलत होगी, आपका सारा रेवेन्यू गलत रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। इस स्टेप में इतनी ज्यादा नंबर क्रंचिंग हम नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन, थोड़ी क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे बात कर रहे होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर मैंने सही नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ही आइडेंटिफाई नहीं की, मेरी एलोकेशन सही नहीं होगी, मेरी एलोकेशन सही नहीं होगी, मेरा रेवेन्यू सही रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन देखते हैं।
What is performance obligation? Promise in a contract to transfer to the customer. Promise in a contract to transfer to the customer either goods slash services or bundle of goods slash services that is distinct. Goods slash services or bundle of goods slash services that is distinct, और इन दोनों के दरमियान और है सर series of distinct goods slash services that are substantially same and have same pattern of transfer to the customer. Series of distinct goods slash services that are substantially same and have same pattern of transfer to the customer. अब देखें सर, आम हालात में कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. सर व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज? एट टाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूइंग नेचर की होती है. लेट्स से कि भाई मैं जो है ना एक दूध वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि वो जो है ना मुझे डेली बेसिस पे दूध प्रोवाइड कर रहा है, डेली बेसिस पे मेरे घर पे आके मुझे दूध प्रोवाइड करके जा रहा है. तो यहाँ पे सीरीज ऑफ गुड्स है जिसका पैटर्न ऑफ ट्रांसफर सेम है. इसी तरह लेट्स से कि आप मेरे पास एफएफआर के कोर्स में एनरोल्ड हो तो हमारी वीकली बेसिस पे वीक में 3 से 4 क्लासेस हुआ करेगी, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ 9 to 10 मंथ्स आपको ये सीरीज ऑफ टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होगी. तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकते हैं या कोई सीरीज एंड डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं, और हर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर किया जा रहा होगा. अच्छा, फिर हमने लिखा है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैन बी बोथ एक्सप्लिसिट इन द कॉन्ट्रैक्ट and implicit based on practice and policies. Performance obligation can be both explicit in the contract and implicit based on practices and policies. देखिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन हो सकती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन हो सकती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लाइड हो सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, डिपेंडिंग अपॉन दी हमारी पास्ट प्रैक्टिस, डिपेंडिंग अपॉन की हमारी हिस्ट्री क्या रही है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुछ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इंप्लाइड होती है. फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने ये एफएफआर के कोर्स में एनरोल करवाया, तो इसका कोई ना कोई आपने पॉम्फलेट या ब्रोशर वगैरह फेसबुक पे देखा होगा, आपने इसका कोई ना कोई पॉम्फलेट या ब्रोशर वगैरह फेसबुक पे देखा होगा. तो उसमें आ रहा होगा कि भाई सर मुर्तुजा जो है वो आपको एफएफआर का कोर्स कवर करवा रहे होंगे, तो एक टीचिंग सर्विसेज का जिक्र आ रहा होगा. अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि उस पॉम्फलेट के अंदर शायद हाइब्रिड मॉडल या रिकॉर्डेड लेक्चर वाली भी कोई बात लिखी होगी, यानी कि जब आपने हमारा ये एडवर्टाइजमेंट का ब्रोशर देखा होगा तो वहां से आपको पता चल गया कि यार सर मुर्तुजा जो है ना पढ़ाएंगे भी, और आईक्यू वाले जो है ना हमें हाइब्रिड मॉडल में क्लासेस ऑफर कर रहे हैं, यानी कि हमें कोई ना कोई ऑनलाइन एक्सेस भी दिया जा रहा होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स का, और साथ में फिजिकल क्लासेस भी कंडक्ट होगी. तो इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानूं तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली गिवन है. सर लेकिन मुझे बताएं क्या है इस ब्रोशर में ये लिखा हुआ था कि सर मुर्तुजा का पढ़ाते वक्त आपको अपनी बुक भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, या आपको कोई हैंडआउट से टीचर से कवर करवा रहे होंगे, या आपको कोई प्रेजेंटेशन से स्लाइड से कवर करवा रहे होंगे? ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी थी. क्यों? क्योंकि ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में इंप्लाइड थी कि यार अगर मुझे एफएफआर का कोर्स कंडक्ट करना है, तो मुझे अगर अच्छे से पढ़ाना है, अगर मुझे अच्छे से कोर्स को कवर करना है, तो ये डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट डीम्ड है कि यार मुझे नोट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मुझे बुक्स भी अरेंज करनी पड़ेगी, मुझे समरीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मुझे प्रेजेंटेशंस वगैरह भी तैयार करनी पड़ेगी. तो इसी तरह डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम्स हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होती है, जैसे कि टीचिंग सर्विसेज और हाइब्रिड मॉडल का मेंशन था. लेकिन एट टाइम्स हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन ना भी हो लेकिन इंप्लिसिट होती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन आवर पॉलिसीज, बेस्ड ऑन आवर हिस्ट्री. लाइक अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मुझे हैंडआउट प्रोवाइड करना ही करना है, मुझे समरी प्रोवाइड करनी है, मुझे प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करनी है. ये सारी चीजें हमारे लिए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बन सकती है अगर डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट होगी तो. डिस्टिंक्ट क्या उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करें. अच्छा, फिर यहां हमने लिखा है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रेलेवेंट है, इसको गौर से सुनिएगा. If no transfer to the customer, no performance obligation. देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. प्रैक्टिकली होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उन कामों की वजह से क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होती, हमारे कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होती. ऐसी चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में नहीं फॉल करेगी. अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करने के लिए कोई काम किया लेकिन क्लाइंट को उससे कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, ये चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है. सर एग्जांपल दे हमें भाई, लेट्स से कि मुझे जो है ना साइट एरिया में
कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, मुझे लेट से कोई वीराने में कोई गांव वगैरह में जो है कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि यार मुझे ना एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करके देनी है और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि मुझे वीराने में फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करके देनी है। अब मैंने सोचा कि यार अगर मुझे वहां फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है तो मुझे अपने वर्कर्स को रिलोकेट करना पड़ेगा, मुझे अपने वर्कर्स को कुछ अरसे के लिए वहां पे रिलोकेट करना पड़ेगा। वर्कर को रिलोकेट करना पड़ेगा तो उनके लिए मुझे कुछ शेल्टर होम वगैरह बनाने पड़ेंगे, उनकी वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने वर्कर्स के लिए ना शेल्टर होम्स वगैरह बनाए टेम्पररी, उनके लिए वॉशरूम्स वगैरह बनवाए, ताकि मेरे वर्कर्स वहां जाके जब शिफ्ट होंगे रहेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकेंगे ना। मुझे बताओ कि ये वर्कर्स के लिए जो मैंने शेल्टर होम बनाए या ये वॉशरूम्स वगैरह बनाए, क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में आएगा? क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में आएगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ, ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तो जरूरी है, लेकिन ये वॉशरूम बनाने से या वर्कर के लिए शेल्टर होम बनाने से मेरे क्लाइंट को, मेरे कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होने वाली, मेरे कस्टमर को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं होने वाली, मेरे कस्टमर को कोई फायदा नहीं है, तो इससे मैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का नाम नहीं दूंगा। इसी तरह आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो ऑलरेडी बिग फोर वगैरह में होंगे, कुछ होंगे जो आने वाले वक्तों में बिग फोर में जाएंगे। बिग फोर में ना मैंने जनरली ये देखा कि क्लाइंट की एक्सेप्टेंस का ना बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। लाइक केपीएमजी में क्या था कि अगर हमारे पास कोई नया क्लाइंट आए तो हम एक पूरा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करते थे, और रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के गुजरने के बाद अगर सारी अप्रूवल वगैरह आ जाती थी तो जाकर वो क्लाइंट को एक्सेप्ट हो रहा होगा। यानी पहले कोई रिस्क मैनेजमेंट की ईमेल्स चलती थी, डिफरेंट पार्टनर्स की अप्रूवल, केपीएमजी इंटरनेशनल की अप्रूवल, फिर उनकी सारी क्लाइंट इवैल्यूएशन, उनकी सारी एंगेजमेंट इवैल्यूएशन होती थी कि एक्सरसाइज होती थी प्रॉपर, इसमें 2 से 3 दिन लग जाते थे, और सब अप्रूवल आ जाए तो फिर उसके बाद हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करते थे। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर केपीएमजी के पास एक क्लाइंट आता है और केपीएमजी उसके लिए सारा रिस्क मैनेजमेंट का काम करती है, क्या ये रिस्क मैनेजमेंट का काम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी है? यस सर, जब तक मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे करूंगा? क्या मेरे इस रिस्क मैनेजमेंट के कामों से क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर हो रही है? नहीं सर, मेरे इस रिस्क मैनेजमेंट के कामों से क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, मेरी इंटरनल अप्रूवल से क्लाइंट को कोई वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं माना जाएगा, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं माना जाएगा, इसे हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं कह रहे होंगे। तो अगर क्लाइंट को वैल्यू डिलीवर होगी ना तो वो चीज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तुम कोई काम करते हो लेकिन क्लाइंट को अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ये चीजें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं जिसमें हम इस एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। हमारे पास IFRS 15 के हैंडआउट में क्वेश्चन नंबर 7 IFRS किट IFRS बॉक्स आपकी स्क्रीन पे से मैं रीड करता हूं और इसे हम डिस्कस करते हैं साथ साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है सिमिलर टू IFRS 15 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 12 है, यानी कि बेसिकली IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 12 भी इसी तरह की होगी। कहता है ABC Corporation producer of cleaning machine sell their cleaning machine to various companies. Determine the performance obligation in the contract. कहता है कंपनी है जो कि वॉशिंग मशीन बना रही है, उसने वॉशिंग मशीन सेल की कस्टमर को, और इन 3 कॉन्ट्रैक्ट में मुझे कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करके। इन कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट ए, ABC promises to deliver 10 cleaning machine for a total price of rupees 2 lakh. The contract A contain a clause about free repair and maintenance services within 2 years of the purchase. कहता है हमने क्लाइंट ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 वॉशिंग मशीन ट्रांसफर करने की बात किया, टोटल 2 लाख रुपए की प्राइस है, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हम अगले 2 सालों तक फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया। पॉइंट बी, इन कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट बी, ABC promises to deliver 5 cleaning machine for a total price of 1 lakh. No warranty is promised in the contract. However, ABC Corporation is well known for its perfect customer service and providing 1 year free repair and maintenance service in the past. कह रहे कॉन्ट्रैक्ट में कोई वारंटी नहीं लिखी, लेकिन हम उस इलाके में जाने चाहते हैं बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज के लिए और 1 ईयर की फ्री रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3, इन कॉन्ट्रैक्ट विद क्लाइंट सी, ABC promises to deliver 50 cleaning machine for a total price of 1 million. No warranty is promised in the contract, and ABC usually does not provide any free services in the country of the client B.
कह रहा है क्लाइंट सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें 5 वॉशिंग मशीन 50 वॉशिंग मशीन देनी है 1 मिलियन की, ना वारंटी का कोई वादा किया है, ना जिस इलाके में सेल किया है वहां कोई ऐसी रेपुटेशन है कि फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस देंगे। However, after the contract is signed, ABC offered to provide free repair and maintenance service to any party that purchases a cleaning machine। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हमने फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वादा कर दिया किसी भी कस्टमर को जो कि हमसे वॉशिंग मशीन परचेस करता है। तो पहले तो काम करो, सुकून से सवाल को रीड करो और खुद से जरा कंक्लूड करो कि इन तीनों में कितनी कितनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। यहाँ देखिए सर को डिस्कशन करते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके आईएफआरएस बॉक्स का सवाल है, बेसिकली एबीसी कॉर्पोरेशन का सवाल है। ठीक है, अच्छा देखें पहले वाले केस में जो हमारा क्लाइंट ए के साथ केस है, इसमें तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 10 क्लीनिंग मशीन 10 वॉशिंग मशीन है और जो है ना 2 साल की फ्री रिपेयर मेंटेनेंस है। तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सर? यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थे। क्या क्या? नंबर 1 10 क्लीनिंग मशीन एंड नंबर 2 ईयर रिपेयर मेंटेनेंस। ऐसे दोनों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो दोनों के बारे में मैं क्या कहूंगा कि ये एक्सप्रेसली मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये बल्कि एक्सप्लिसिट है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कोई रॉकेट साइंस बात नहीं। केस 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब यहां कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है सर? यहां पे भी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यहां पे भी 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कैसे सर? एक तो कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है 5 क्लीनिंग मशीन, ठीक है, और इवन दो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में कोई वारंटी का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस इलाके में सप्लाई किया उस इलाके में हम जाने जाते हैं इस बात से कि हमारी कस्टमर सर्विसेज बहुत आला है और हम 1 साल तक फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके देते हैं, तो हमारे पास 1 ईयर रिपेयर मेंटेनेंस भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब ये एक्सप्लिसिट है और ये इम्प्लिसिट है बाय आवर पास्ट प्रैक्टिस। हमारी पास्ट प्रैक्टिस हमारे नॉर्म्स की बेसिस पे ये इम्प्लिसिट हो गया है कि हम फ्री में रिपेयर मेंटेनेंस भी करके दे रहे होंगे। तो ये तो बड़े आसान से केस थे, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। केस 3 में वो कह रहा है, केस 3 में या सिनेरियो 3 में वो कह रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 मिलियन का और 50 वॉशिंग मशीन की बात की, और ना कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी का लिखा है, ना हम उस इलाके में जाने चाहते कि हम कोई क्लाइंट को फ्री में वारंटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ना हमारे क्या कहते हैं उस हमारी कोई रेपुटेशन या हमारी कोई नॉर्म्स डिसाइडेड हुई भी है कि यार हम फ्री में रिपेयर मेंटेनेंस देंगे, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दैट इज 50 क्लीनिंग मशीन। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दैट इज 50 क्लीनिंग मशीन। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन जो डिस्कशन मुझे यहाँ करनी थी वो ये करनी थी कि इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद अनाउंसमेंट कर दी उस इलाके में भी कि जो लोग हमसे वॉशिंग मशीन खरीदेंगे हम उसको फ्री में रिपेयर मेंटेनेंस करके देंगे। जो लोग हमसे वॉशिंग मशीन खरीदेंगे उनको हम फ्री में रिपेयर मेंटेनेंस करके देंगे। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उस इलाके में अनाउंसमेंट कर दी। तो एक तो हमने क्या किया है, अनाउंसमेंट फॉर फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर इस केस में हमें क्या करना चाहिए? जरा सोचें सर, अगर मैंने सारे कस्टमर्स को अगर अनाउंसमेंट कर दी कि मैं फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दूंगा, तो मैंने अपने सर पे एक ऑब्लिगेशन ले दी। मैंने ये अनाउंसमेंट करके अपने सर के ऊपर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पाल ली, जिसके नतीजे में अब जब वो कस्टमर का वॉशिंग मशीन खराब होगा, वो मेरे पास सही करवाने के लिए आएगा, तो मुझे अपने वॉशिंग मशीन को रिपेयर करके देना पड़ेगा। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा, और अगर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिलायबली कैलकुलेट किया जा सकता है तो मुझे इसका IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने अनाउंसमेंट की है मेरा पास्ट इवेंट है, जिसकी वजह से मेरे सर पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गए टुवर्ड्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स
कि भाई अगर वॉशिंग मशीन खराब हुआ तो आप इसको सही करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आउटफ्लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा क्योंकि उनको वॉशिंग मशीन खराब आएगा वो मुझसे सही करवाएंगे, और ऑन द असम्पशन कि वो अमाउंट रिलायबली मेजरेबल हो तो हम इस पे IAS 37 का प्रोविजन बना रहे होंगे। अच्छा ये मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अनाउंसमेंट फॉर ऑल कस्टमर अगर हुआ है, अगर मैंने अपने सारे कस्टमर्स के लिए अनाउंसमेंट कर दिए तो मुझे ये काम करना चाहिए, व्हाट इफ कि मैं स्पेसिफिक ऑफर टू क्लाइंट सी था ये, अगर मैं स्पेसिफिक ऑफर करता ये क्लाइंट सी को, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक ऑफर करता क्लाइंट सी को, तो क्या बातें होती। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, गौर से समझिएगा, इसमें दो केस हो सकता है, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। स्पेसिफिक ऑफर टू क्लाइंट सी, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बिफोर डिलीवरी ऑफ 50 वॉशिंग मशीन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ 50 वॉशिंग मशीन। गौर से समझिएगा इस चीज को, मैंने एक ही सवाल में तो पेज बनाया था, लेकिन हर पॉसिबल सिनेरियो में जो जो सोचा जा सकता था ना वो सब कुछ मैंने आपके सामने लिखा। एक तो मैंने कहा कि सारे कस्टमर को अनाउंसमेंट कर दी तो तुमने अपने साइड पे प्रेजेंट एप्लीकेशन पाल ली, IAS 37 के हिसाब से प्रोविजन करो। व्हाट इफ कि मैं सिर्फ क्लाइंट सी जो वाला स्पेसिफिक क्लाइंट है उस क्लाइंट सी को ही ऑफर की होती, तो दो बात हो सकती है, 50 वॉशिंग मशीन की डिलीवरी से पहले ही ऑफर की होती, 50 वॉशिंग मशीन की डिलीवरी के बाद ही ऑफर की होती। सर मॉडिफिकेशन का समरी वही अप्लाई करूंगा हर केस में। पहला सवाल, क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को मैं अगर सेपरेट मानूं तो बिल्कुल ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल कंसीडरेशन है और वो एडिशनल कंसीडरेशन मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट करती है? क्या मॉडिफिकेशन के नतीजे में कोई एडिशनल कंसीडरेशन है और वो एडिशनल कंसीडरेशन मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट करती है? सर आंसर आएगा नो, आंसर आएगा। तो मैं जिक्र कर रहा था कि हमने स्पेसिफिक ऑफर किए क्लाइंट सी को फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने की, और दो पॉसिबिलिटी सकती है, अपने वॉशिंग मशीन की डिलीवरी से पहले ही ऑफर करती है, अपने वॉशिंग मशीन की डिलीवरी के बाद ऑफर किए। दोनों केसेस में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। लेट्स से कि मैंने डिलीवरी से पहले 50 वॉशिंग मशीन की डिलीवरी से पहले ही क्लाइंट को कह दिया कि मैं तुम्हें फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस दूंगा, यानी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिया क्योंकि मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी उसमें ऐड कर दिया। पहला सवाल, क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? अगर मैं मॉडिफिकेशन की डायग्राम देखूं तो पहला सवाल, क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडिशनल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? जवाब आएगा यस, जवाब आएगा यस। क्या इसके अगेंस्ट कोई एडिशनल कंसीडरेशन मार्केट कंसीडरेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है? सर हमने तो फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात की है, तो एडिशनल कंसीडरेशन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? इसका जवाब आएगा नो, इसका जवाब आएगा नो। अगर पहले सवाल का जवाब यस, दूसरे सवाल का जवाब नो, तो मैं डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया। वहां क्या लिखा था? टर्मिनेट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। किस तरीके से? सर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस का वो पोर्शन जो रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड नहीं हो, वो कितना था? ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड। सर अभी मैंने वॉशिंग मशीन डिलीवर नहीं किए, तो कितना रेवेन्यू था इसका? 1 मिलियन का अमाउंट था मेरे ख्याल में। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी ट्रांजिशन प्राइस थी? 1 मिलियन। सर मॉडिफिकेशन के नतीजे में एडिशनल कितना रेवेन्यू आने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ट्रांजिशन प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, वारंटी की बात हमने की है, तो एडिशनल कितना पैसा आएगा? सर हमने फ्री में बात की, हमने फ्री में पैसे देने की बात, वारंटी देने की बात की, तो एडिशनल कंसीडरेशन कितनी है? 0। तो ये कितना आ गया? 1 मिलियन। अब मैं 1 मिलियन की अमाउंट को क्या करूंगा? अलोकेट करूंगा। 1 मिलियन की अमाउंट को क्या करूंगा? अलोकेट करूंगा। किसमें? 50 वॉशिंग मशीन में, 50 वॉशिंग मशीन में, और 1 ईयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात है, 2 ईयर। चलिए लिखा नहीं है,
फ्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एलोकेट करूंगा। मैं क्या करूंगा कि वॉशिंग मशीन की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में इस अमाउंट को एलोकेट करूंगा। अब जैसे ही वॉशिंग मशीन डिलीवर होगी, वॉशिंग मशीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा सिर्फ, फिर जैसे जैसे वक्त के साथ साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ये भी मैं समझता हूं रिलेटिवली समझ आ जाता है केस। ये वाला केस बड़ा मजे का है। मैंने 50 वॉशिंग मशीन डिलीवर कर दिए, उसके बाद मैंने क्लाइंट से वादा किया कि भाई आपको जो है ना फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके देंगे। मैंने सवाल पूछा, क्या ये फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज है? ये वाला सवाल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या डिप्टी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है? जवाब आया यस। मैंने दूसरा सवाल पूछा, क्या एडिशनल कंसीडरेशन स्टैंडर्ड कंसीडरेशन के बराबर है? क्या एडिशनल कंसीडरेशन स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस के बराबर है? जवाब आया नो। क्यों? क्योंकि मैं तो फ्री में करके दे रहा हूं, मैं तो फ्री में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके दे रहा हूं ना। अब मुझे बताओ, ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकवर्ड, जैसे यहां पे काम वही वाला होगा, कौन सा वाला काम? टर्मिनेट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब काम ये वाला ही होगा। मुझे बताएं, ट्रांजिशन प्राइस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी ट्रांजिशन प्राइस जो रिकॉर्ड नहीं हुई? पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी ट्रांजिशन प्राइस जो रिकॉर्ड नहीं हुई? 0। क्यों? क्योंकि हमने वॉशिंग मशीन की डिलीवरीज कर दी थी ना, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा। वॉशिंग मशीन की डिलीवरीज कर दी थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड पोर्शन कितना होगा? 0। मॉडिफिकेशन के नतीजे में नया रेवेन्यू कितना मिलने वाला है सर? वो भी जीरो। तो यानी कि सब कुछ जीरो, कोई एडिशनल पैसा नहीं मिलेगा, कोई एडिशनल पैसा नहीं मिलेगा। ये बात तो कंफर्म है। लेकिन फ्यूचर में कॉस्ट तो लगेगी, सर फ्यूचर में हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर लगेगी, लेकिन हमारा रेवेन्यू कितना होगा, हमारे बेनिफिट्स कितने होंगे? सर फ्यूचर रेवेन्यू होगा आपका 0। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अगेंस्ट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज्यादा होने वाला है, इनफ्लो कम होने वाला है। I37 FR2 में आपने कवर किया व्हाट इज ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके नतीजे में इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा आउटफ्लो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम क्या करेंगे? सर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी हम IS37 के हिसाब से प्रोविजनिंग रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी हम IS37 के हिसाब से अपने पास प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बेसिकली हम प्रोविजन कितना रिकॉर्ड करते हैं? लोअर ऑफ पे, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और लोअर ऑफ पेनल्टीज ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते तो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, या हम कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें तो कितना लॉस होगा, इन दोनों के लोअर पे हम I37 के हिसाब से ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन बना रहे होंगे। तो जितने पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते थे वो सारे मैंने सोचने की कोशिश की यहाँ पे। आई होप कि मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर सका हूँ। सुकून से तसल्ली से इसको कॉपी करें, कोई चीज नहीं समझ आती तो फिर पूछे, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक आसान सा एग्जांपल देखा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हो सकती है। सर अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, जिसपे ये सारे स्टेप्स हमारे बेस करते हैं, वो है हमारे पास कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट, या व्हाट इज डिस्टिंक्ट क्या चीज होती है, डिस्टिंक्ट किसको कहेंगे, और कब डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जा रहा होगा। सर तो हमने व्हाट इज डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन देखनी है कि किस वक्त गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन मीट करेंगे और वो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का क्राइटेरिया मीट कर सकेंगे। तो IFRS 15 के तहत डिस्टिंक्ट का मतलब है कि दो क्राइटेरिया का एक साथ मीट होना। IFRS 15 के तहत डिस्टिंक्ट का मतलब है कि दो क्राइटेरिया का एक साथ मीट होना। ये दोनों बातें, ये दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। अब अगेन यहाँ पे मैं थोड़ी जजमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ और रेलेवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को इवैल्यूएट करूंगा। कोई क्वांटिटेटिव डिस्कशन में शायद ना कर सकूं, 2+2 4 नहीं होगा, क्वालिटेटिव डिस्कशन हो रही होगी, जजमेंट्स और रेलेवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को कंसीडर किया जाएगा। तो इस चीज को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा।
असेसमेंट रिक्वायर्स जजमेंट एंड कंसिडरेशन ऑफ ऑल रेलेवेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ थोड़ी सी ग्रे या थोड़ी सी वेग बातें होंगी, लेकिन हमने अपनी जजमेंट्स और सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे कुछ ना कुछ कंक्लूड करके आगे बढ़ जाना है। दो कंडीशंस। नंबर 1, customer can benefit from goods and service. Customer can benefit from goods and service either on its own or together with other resources that are readily available to the customer. goods and services ऐसे हों जिससे कस्टमर खुद बेनिफिट हासिल कर सके, जिससे कस्टमर बेनिफिट हासिल कर सके या तो अपने कैपेसिटी में रहकर, या तो अपनी कैपेसिटी में रहकर, या फिर कोई और रिसोर्सेज जो कि कस्टमर के पास अवेलेबल हो उनकी मदद लेकर। पहला क्राइटेरिया गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं कि जिसका कस्टमर खुद बेनिफिट हासिल कर सकता है अपनी कैपेसिटी में रहकर या अवेलेबल रिसोर्सेज की मदद लेकर, तो पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। एंड promises to transfer goods and service is a separable from other promise in the contract. Promise to transfer goods or service is separable from other promise in the contract. एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेबल होना चाहिए, एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेबल होने चाहिए। अब ये तो काफी ज्यादा थियोरेटिकल या काफी ज्यादा जजमेंट बेस्ड बात है। इसमें क्या क्या हो सकता है, ये तुम्हारी गाइडेंस के लिए लिखा है, ये जो 3 बुलेट्स हैं कि एंटिटीज नॉट यूजिंग गुड्स एंड सर्विस एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस और डिलीवर कंबाइंड आउटपुट। The goods/service does not significantly modify or customize another goods/services. The goods/service is not highly dependent with other goods and service in the contract. तो इन 3 बेसिकली समझ लें कि आपके लिए फैक्टर्स लिखे या इंडिकेटर्स लिखे कि इन 3 चीजों के बेसिस पे आप ये सेपरेबिलिटी का क्राइटेरिया असेस कर रहे होंगे। अब पहले तो स्लाइड को सुकून से रीड करो, फिर मैं तुम्हें मल्टीपल एग्जांपल्स देकर इस चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि कब डिस्टिंक्ट होगा और कब डिस्टिंक्ट नहीं होगा। लेकिन हम लोग सिर्फ स्लाइड को फिलहाल रीड करें, फिर मैं बोर्ड पे एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें। याद है कैसे? तो वो ये जो स्लाइड में देखी ना, व्हाट इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या चीज है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लियर होगा कि डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है। लेकिन डिस्टिंक्ट में वो कह रहा है 2 क्राइटेरिया, नंबर 1, कस्टमर कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर सेपरेबल फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो कहता है कि कस्टमर उससे बेनिफिट हासिल कर सके आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल विद द कस्टमर। और दूसरा क्राइटेरिया में कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर सेपरेबल फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से पहली बात केस कि मैं जो है ना टेक्नो सिटी जाता हूं, टेक्नो सेंटर जाता हूं, सही है। टेक्नो सेंटर से जो है ना मैं एक क्या कहते हैं पीसी परचेस करता हूं। टेक्नो सेंटर से मैंने एक पीसी परचेस करता हूं और मैं दुकान वाले से एक पीसी परचेस करता हूं, एक हार्डवेयर परचेस करता हूं और दुकान वाले से कहता हूं कि यार मुझे जो है इसमें विंडो भी इंस्टॉल करके दे दो, अब सवाल ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, एक या दो। सर आप यूं सोचें कि अगर मैं सिर्फ पीसी परचेस कर लेता, अगर मैं सिर्फ इस पीसी को परचेस कर लेता तो क्या मैं उसका बेनिफिट खुद हासिल कर सकता हूं? क्या मैं उसमें विंडो खुद इंस्टॉल करके उसे ऑपरेट कर सकता हूं? हाँ सर, अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन जानते हैं तो आप खुद विंडो इंस्टॉल करें, उससे सिर्फ पीसी परचेस करते हैं, विंडो खुद इंस्टॉल करें, उसको यूज करें। चले जाने दे मैं विंडो इंस्टॉलेशन नहीं जानता, क्या मैं किसी दूसरी दुकान वाले के पास जाके विंडो इंस्टॉल करवा सकता हूं? हाँ सर, अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन नहीं भी जानते ना तो भी आप दूसरी दुकान वाले के पास जाके विंडो इंस्टॉल करवा सकते हैं। यानी कि मैं चाहूं तो पीसी का इकोनॉमिक बेनिफिट सेपरेटली हासिल कर सकता था। ये मैं समझता हूं कि 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये मैं समझता हूं कि 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ उससे पीसी भी परचेस कर लेता, मैं चाहता तो खुद विंडो इंस्टॉल कर लेता, मैं चाहता तो उससे नहीं किसी और दुकान में, यानी कि कस्टमर कैन बेनिफिट आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज में दूसरी दुकान वालों से भी जाके विंडो इंस्टॉल करवा सकता था। अच्छा, इसी के अगेंस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, ये भी हो सकता है। लेट्स से कि मैं जो है ना एप्पल के शोरूम में गया, जाता हूं, ठीक है, और एप्पल के शोरूम से मैंने एक एप्पल मैक जो होता है उनका पीसी होता है, जो इनकी स्क्रीन होती है, एक एप्पल मैक परचेज किया प्लस उसके साथ भी एक ऑपरेटिंग आईओएस या जो भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो परचेज किया। अब सवाल ये कि यहां कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है?
यहाँ कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सवाल ये कि यहाँ कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एप्पल वालों से सिर्फ उनका सिस्टम या सिर्फ उनका हार्डवेयर परचेज कर लेता, क्या मैं उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर सकता हूँ? क्या मैं उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल कर सकता हूँ? नहीं सर, एप्पल की पीसी में आप खुद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। उनका जो एप्पल का एक डेजिग्नेटेड होता है ना उनका सॉफ्टवेयर, वो आप खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्या मैं वो किसी दुकान वाले से परचेज करवा सकता हूँ? क्या मैं वो किसी और दुकान वाले से जाके इंस्टॉल करवा सकता हूँ? नहीं सर, वो एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो तो सिर्फ एप्पल के वाले ही इंस्टॉल कर सकते हैं, ना आप खुद उसे इंस्टॉल कर सकते हो ना आप किसी और दुकान वाले से इंस्टॉल करवा सकते हो। यानी कि अगर मैं ये काम ना करता तो मेरे लिए एप्पल का पीसी एक तरह से बेकार है, मेरे लिए एप्पल का मैक का पीसी एक तरीके से बेकार है। तो ये दोनों का बेनिफिट एक दूसरे के साथ ही मैं हासिल कर सकता हूँ, ये दोनों आपस में काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। ये एक परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, ये अब एक परफॉर्मेंस एप्लीकेशन मानी जा रही होगी। तो आई गेस कि पहला वाला जो क्राइटेरिया है ना वो मैं आपको काफी हद तक समझा सका हूं। कस्टमर कैन ऑब्टेन बेनिफिट ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल होता है कस्टमर। तो पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया है goods and services are separable from other goods and services are separable from other goods and services। अब इसमें तुम्हें तीन इंडिकेटर्स देता है, वो तीन इंडिकेटर्स देता है कि ये देख लो कि एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे के लिए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल ना हो रही हो, ये देख लो कि एक गुड्स एंड सर्विस दूसरे के लिए हाईली डिपेंडेंट ना हो, ये देख लो कि गुड्स एंड सर्विसेज काफी ज्यादा आपस में इंटरडिपेंडेंट ना हो। ये सारी चीजें बेसिकली जजमेंटल कॉल की बेसिस पे हम सेपरेबिलिटी का क्राइटेरिया देखेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन कोई कंक्लूसिव बात या कोई 2+2=4 वाली बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन एग्जांपल्स देकर आपको कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि हमारी जो है ना एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। लेट्स से कि हमारी जो है ना एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। एक कस्टमर आता है मेरे पास और कस्टमर मुझसे चार चीजें, चार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है तो तुम बताओगे, मैं बताऊंगा। कस्टमर मुझसे चार चीजें डिमांड करता है। एक वो कहता है मुझे जो है ना सॉफ्टवेयर चाहिए, एक वो मुझे कहता है कि मुझे ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, सही है। फिर दूसरा मुझे कहता है कि यार इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी आप कर देना, दूसरा मुझे वो कहता है इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी आप कर देना। फिर वो मुझे कहता है कि मुझे जो सॉफ्टवेयर है ना उसकी 2 साल की अपडेट्स भी चाहिए, यानी कि 2 साल की क्या बोलेंगे इसको, 2 ईयर अपडेट। अगले 2 सालों में सॉफ्टवेयर में जितनी अपडेट आएंगी वो भी आप मुझे प्रोवाइड करें। और मुझे कहता है कि अगले 2 सालों तक मुझे टेक्निकल सपोर्ट यानी कि टेक्निकल हेल्प चाहिए कि अगर मुझसे ये सॉफ्टवेयर चलने में कोई गड़बड़ हो गई या मुझसे नहीं चला गया तो आपका बंदा आके मुझे सिखा के जाए, आपका बंदा मुझे ट्रेन वगैरह करके जाए। एक कस्टमर सॉरी सॉफ्टवेयर कंपनी, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी, हमारे पास एक कस्टमर आता है, मुझसे वो 4 चीजें मांगता है। मुझे कहता है सॉफ्टवेयर भी दो, इंस्टॉलेशन भी दो, 2 ईयर अपडेट भी दो और टेक्निकल सपोर्ट भी दो। अब देखो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मेरी डिस्कशन को गौर से सुनना। अगर सिनेरियो ये है कि सॉफ्टवेयर हमसे लेकर जाए, खुद इंस्टॉल कर ले, किसी और से इंस्टॉल करवा ले। अगर सिनेरियो ये है कि सॉफ्टवेयर हमसे लेकर जाए, खुद इंस्टॉल कर ले या किसी और से इंस्टॉल करवा ले, हमें परवाह नहीं है, हमसे इंस्टॉल ना भी करवाए चलेगा, खुद भी इंस्टॉल कर सकता था, किसी और से भी इंस्टॉल करवा सकता था। तो ये दोनों अब सेपरेट होने लगे। अच्छा, अगर वो अपडेट्स ना भी परचेस करे, तो भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है काफी अर्से तक। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह या तो डाउनलोड किए हुए होंगे या आपने कहीं ना कहीं से परचेस किए होंगे, तो आप उसकी अपडेट नहीं चलाते। अब अपडेट नहीं चलाते फिर भी वो आपके सिस्टम में चलते रहते हैं, वो आपके लिए कोई बिल्कुल ही रिडंडेंट नहीं हो जाता। प्रैक्टिकली मैं इवन जो हम पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आए दिन कोई ना कोई अपडेट्स आ रही होती है, मैं उन अपडेट्स को अपडेट ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मैं अपडेट करूंगा मेरी सारी सीक्वेंस वगैरह आउट हो जाएगी लेक्चर्स की, मैं उनको यूज ही नहीं करता। लेकिन अपडेट्स मेरे पास है, अपडेट्स को मैं यूज ना भी करूं तो भी सॉफ्टवेयर से मैं इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकता हूं, ये एक अलग बात होगी। और इसी तरह टेक्निकल सपोर्ट तो बिल्कुल ही अलग है कि मैं अपने उनकी टेक्निकल टीम को बुला के उनसे कोई ट्रेनिंग, उनसे कोई हेल्प या उनसे कोई कॉल या डिस्कशन वगैरह करता हूं। तो अगर फैक्ट ये है सुनिए तो गौर से, अगर मैं कह रहा हूं कि फैक्ट ये है कि जो है ना हमसे सॉफ्टवेयर ले लो, खुद इंस्टॉल कर लेना, किसी और से इंस्टॉल करवा लेना, टेक्निकल अपडेट नहीं भी लोगे तो भी सॉफ्टवेयर तुम्हारे काम का है, अपडेट नहीं लोगे, टेक्निकल सपोर्ट नहीं भी लोगे तो भी सॉफ्टवेयर तुम्हारे काम का है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले केस में शायद 4 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, इस वाले केस में शायद 4 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, ये जो मैंने अभी सारे फैक्ट बात की। व्हाट इफ कि ऐसा हो कि वो बंदा मुझसे आके कहे कि भाई आपका ये सॉफ्टवेयर चाहिए
और आप इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के दरमियान मुझे सॉफ्टवेयर को काफी ज्यादा मेरी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करके दोगे। बंदा मुझसे कहता है कि भाई मुझे आपका सॉफ्टवेयर तो चाहिए, लेकिन जो इसकी इंस्टॉलेशन है ना वो भी आप मुझे करके दोगे। इंस्टॉलेशन के दरमियान सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा मॉडिफाई हो जाएगा, काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा एज पर माई स्पेसिफिक नीड, एज पर द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कस्टमर। ऐसा होता है। हम तो जनरली जो MS ऑफिस के या फोटोशॉप के या जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं तो हम तो डिफॉल्ट कैटेगरी में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। उसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी अलग तरह की होती है कि आप अपनी नीड्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कस्टमाइज करते हो, वो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को रखकर इंस्टॉल किया जा रहा है। तो कस्टमर मुझे कहता है कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन आप मेरी इस स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से करके दोगे तो ही वो सॉफ्टवेयर मेरे काम का है, अदरवाइज मेरे सॉफ्टवेयर काम का नहीं। कस्टमर मुझे कहता है कि अगर आप इसकी इंस्टॉलेशन को मेरी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करके दोगे ना तो ये मेरे काम की इंस्टॉलेशन है या तो मेरे काम का सॉफ्टवेयर, अदरवाइज मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि सॉफ्टवेयर इस कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन के बगैर बेकार है। सॉफ्टवेयर इस कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन के बगैर कस्टमर के लिए शायद बेकार है। तो अब ये एक परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है। टेक्निकल सपोर्ट के बारे में मेरी फैक्ट वही है कि टेक्निकल सपोर्ट ना भी लेता, अपडेट ना भी करवाता तो भी सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता था। तो अब कितनी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन होगी? सर अब हमारे पास 3 परफॉर्मेंस एप्लीकेशन। तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस बेसिस हम नंबर ऑफ परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को एडजस्ट कर रहे होंगे। अच्छा मेरी एक और चीज भी है यहाँ पे, सुनिएगा। देखिए एक अच्छी एग्जांपल है, कॉन्सेप्ट है, मैं इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या दूं आप समझ जाएंगे मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। लेट्स से कि भाई हमारा जो FFR का कोर्स है ना, इसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊं, इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 चीजें प्रोवाइड करूंगा। एक तो टीचिंग सर्विसेज प्लस आपको एक बुक प्रोवाइड की जाएगी। लेट्स अभी हम पोर्टल वगैरह को भूल जाते हैं, हम सिंपल करते हैं कि एक तो टीचिंग सर्विसेज दी जाएगी, आपको एक हैंडआउट की बुक वगैरह प्रोवाइड की जा रही होगी, हैंडआउट प्रोवाइड किया जाना होगा। ठीक है, अब लेट्स से गौर से समझिएगा, मैंने जो है ना अपने हैंडआउट्स की बुक बनाई, और वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक बनाई कि उससे तुम चाहो ना तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। मैंने अपने हैंडआउट की बुक बनाई और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी बुक बनाई है जिससे तुम सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। यानी कि अगर तुम खाली मुझसे बुक परचेज कर चले आओ तो तुम चाहो तो तुम खुद भी पढ़ सकते हो या किसी एटलीस्ट दूसरी टीचर के पास ले जाके पढ़ सकते हो। मैंने एक ऐसी हैंडबुक बनाई है जिसमें, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, बुक को नहीं बेच रहा, मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि हैंडबुक बनाई है जिसको आप इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया कि उसमें सेल्फ स्टडी भी पॉसिबल है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, मैं आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर मैं किसी दिन क्लास में अपनी बुक लाना भूल जाऊं ना, किसी दिन मैं क्लास में अपने नोट्स लाना भूल जाऊं, या किसी दिन क्लास में मेरे पास ये प्रेजेंटेशंस या ये समरीज अवेलेबल ना हो, तो मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें क्लास में आके कवर करवा रहा हूँ चीजें, लेकिन लेट से किसी दिन ऐसा मिसहैप हो जाता है कि मेरा लैपटॉप लॉस हो जाता है, यानी कि मेरे पास कोई डाटा बैंक नहीं है, मेरे पास ना नोट्स है, मेरे पास ना समरीज है, ना मेरे पास प्रेजेंटेशन है, ना मेरे पास लेक्चर है, तो अब उस दिन मैं क्लास कंडक्ट नहीं कर सकता। अब मुझे बताएं इसमें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सर रिपीट करें, आपको एफएफआर के कोर्स में 2 चीजें प्रोवाइड की जा रही है। हैंडबुक जो तुम मुझसे अलग से परचेज कर सकते थे, जो तुम मुझसे अलग से परचेज करके खुद उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एंजॉय कर सकते थे, सेल्फ स्टडी कर सकते थे, सेल्फ स्टडी पॉसिबल है। और एफएफआर के कोर्स में तुम्हें हैंडबुक और टीचिंग सर्विस दी जाएगी। टीचिंग सर्विस की ट्रायलेबस है, लेकिन मैंने अपना लेक्चर इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि मैं नोट्स और समरीज और प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स के बगैर शायद इतना परफेक्टली डिलीवर ना कर सकूं। तो मेरे टीचिंग सर्विसेज काफी ज्यादा डिपेंडेंट है मेरी बुक पे या मेरी समरीज पे या मेरे प्रेजेंटेशंस पे। सवाल ये है कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सर इस केस में यहां पे सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बुक अगर सिर्फ आइसोलेशन में सेल की जाती ना, बुक अगर लेट्स से किसी स्टेशनरी वाले को, किसी बुक शॉप को अपनी बुक दे देता हूं, तो बुक आइसोलेशन में सेल की जा सकती है, ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाती। ये बुक सिर्फ एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाती
आइसोलेशन में भी इसको सेल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, बेनिफिट एंजॉय किया जा सकता है। लेकिन एफएफआर के कोर्स में जो तुम्हें दो चीजें प्रोवाइड की जा रही है, टीचिंग सर्विसेज और हैंड आउट, ये टीचिंग सर्विसेज पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। ये टीचिंग सर्विसेज पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर बुक ना हो तो टीचिंग सर्विसेज जीरो नहीं कर पाता मैं। तो अब ये दोनों एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने जा रहे होंगे। यानी बताने में चाह रहा हूं कि कोई एक चीज आइसोलेशन में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है, कोई एक चीज आइसोलेशन में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकती है, लेकिन अगर वो किसी चीज के साथ मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जन्म लेगी तो उसके साथ मिलकर भी वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लेगी, जिसके लिए हमने एग्जांपल बनाया। सिर्फ बुक भी अगर सेल करूं तो बुक एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन अगर बुक के साथ टीचिंग सर्विसेज भी दे रहा हूं एफएफआर के कोर्स की फॉर्म में, तो टीचिंग सर्विस को सेपरेट परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा, ऑब्लिगेशन नहीं कहूंगा, अगर मेरा टीचिंग स्टाइल काफी ज्यादा बुक पे डिपेंडेंट है। हाँ, ऐसा हो जैसे कोई टीचर ऐसा होते हैं कि उन्होंने आपको बुक प्रोवाइड की, उन्होंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए, और क्लास में कभी वो अपनी बुक से चीजें कवर नहीं करवाते, वो क्लास में अपना ही एक लेक्चर लेकर चल रहे होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हम कवर करते हैं कि उन्होंने आपको एक बुक प्रोवाइड की और क्लास में बिल्कुल इंडिपेंडेंट टीचिंग की, कभी बुक से रेफर नहीं किया या आपको बस कह दिया कि बुक टाइम मिले तो पढ़ लेना, क्लास में वो अपना ही लेकर चल रहे हैं। अगर इस तरह का किसी का स्टाइल है, तो फिर शायद दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। फिर बुक अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, टीचिंग सर्विस अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चल रही होगी। अगेन मैं कोई 2+2 4 वाली बात नहीं कर सकता जहां आंसर हमेशा सेम आ रहा होगा। ये बेसिकली एक जजमेंटल कॉल है। ये बेसिकली आप अपने जजमेंट्स को इस्तेमाल करोगे, अपनी असेसमेंट को इस्तेमाल करोगे, रेलेवेंट फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को इवैल्यूएट करोगे। उन सारी चीजों की बेसिस पे आप इवैल्यूएट करोगे कि अदर आपकी लिस्टिंग का क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं। तो कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन की, आई होप कि मैं चीजें आपको क्लियर कर सका हूं। इस एरिया पे हमने कुछ एग्जांपल सवाल देखने, थ्योरेटिकल सवाल ही होंगे, लेकिन हमने कुछ मजीद एग्जांपल सवाल देखने हैं जो आज की क्लास में तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।